टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ डिमांड। तो टाइप्स ऑफ डिमांड 5 तरीके की होती है। पहली डिमांड इंडिविजुअल डिमांड या मार्केट डिमांड। आप इसी वर्ड से समझ रहे जब इंडिविजुअल की मैं बात करता हूं तो सिंगल कंज्यूमर की बात करता है, सिंगल कंज्यूमर की डिमांड को बताता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी बात करूं कि मिस्टर ए डिमांड करते हैं 10 चपातीस एक दिन में, तो ये मिस्टर ए की इंडिविजुअल डिमांड है जिसको मैं बोलूंगा इंडिविजुअल डिमांड। और मार्केट डिमांड जब इंडिविजुअल्स मींस मोर देन 1 पर्सन की डिमांड आपस में जोड़ दी जाए तो वो मार्केट डिमांड बन जाती है। जैसे मिस्टर बी को भी मैं ले लेता हूं, इनकी जो चपाती की डिमांड है वो है 20 यूनिट्स। तो मिस्टर ए इंडिविजुअल डिमांड, अगर मिस्टर बी को मैं अकेला लेता तो वो भी इंडिविजुअल डिमांड हो गया, लेकिन अगर दोनों की डिमांड को मैं जोड़ दूं तो वो मार्केट डिमांड को जस्टिफाई करते हैं, बताते हैं। ये 3 यूनिट्स ऑफ चपाती, 30 यूनिट्स ऑफ चपातीस को बताते हैं। नाउ इंडिविजुअल डिमांड और मार्केट डिमांड अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे होगा समझते हैं। सबसे पहले इंडिविजुअल डिमांड ऑफ मिस्टर ए ले लेते हैं। मैंने बताया था मिस्टर ए की 10 यूनिट डिमांड थी चपातीस की, और प्राइस को कांस्टेंट करेंगे। यहां पर सबसे पहले प्लॉटिंग कर लेते हैं। ये हो गया आपका क्वांटिटीज या यूनिट्स, तो ये हो गया प्राइस। अब भाई डिमांड का हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, आपको बताइए। मैंने 10 रुपए में इनकी 10 यूनिट ले ली, 10 रुपए में 10 यूनिट, ये मिस्टर ए की डिमांड होगी। मिस्टर ए डिमांड कर रहे हैं 10 रुपए में 10 यूनिट्स। मिस्टर बी भी ऐसे कुछ डिमांड कर रहे हैं। मैं इंडिविजुअल्स को ले रहा हूं, अभी मैं मार्केट पे नहीं आया हूं। क्वांटिटीज और ये प्राइस। अब मिस्टर बी थे जो वो ज्यादा यूनिट डिमांड कर रहे थे, तो 10 यूनिट 10 रुपए में वो 20 यूनिट डिमांड कर रहे थे। तो मिस्टर बी की डिमांड कितनी थी? 20 यूनिट्स एट 10 रुपीज। अब सबसे पहली चीज इसमें ये देखनी है कि प्राइस सबसे पहले हमें कांस्टेंट रखना है। क्या रखना है? कांस्टेंट। तो दोनों में ही आप लोग देख रहे हो जो प्राइस है वो 10 रुपए और जो क्वांटिटी है मिस्टर ए की वो 10 यूनिट्स है और मिस्टर बी की 20 यूनिट्स है। अब मैंने आपको बताया था कि मार्केट डिमांड क्या होती है। मार्केट डिमांड मिस्टर ए और मिस्टर बी की दोनों की यूनिट्स जोड़ दो। जोड़े और भी कस्टमर जाएंगे, लेकिन मैंने अभी 2 लिए तो मैं 2 जोड़ रहा हूं। तो मिस्टर ए की डिमांड कितनी थी? 10 यूनिट्स, और मिस्टर बी की डिमांड कितनी थी? 20 यूनिट्स, और प्राइस 10 ही रुपए रहेगा, 10 रुपए रहेगा पर यूनिट। प्राइस विल रिमेन 10 रुपीज पर यूनिट। ना अब मैं मार्केट की बात करता हूं, तो मार्केट डिमांड इन दोनों का सम टोटल होता है जो इंडिविजुअल्स मैंने बनाए। तो सबसे पहले समझ लेते हैं, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटीज हो गए, ये एक्स हो गया। अब मैं प्राइस को कांस्टेंट लूंगा तो मैं ये लाइन को स्ट्रेट रखूंगा। यहां से मैंने इसको यहां पे किया, अब यही प्राइस यहां चलता आएगा और ये 10 रुपए हो जाएगा। और ये डिमांड कर रहा है भाई। अब ये जो है मिस्टर ए और मिस्टर बी की सम टोटल डिमांड को बताएंगे। मिस्टर ए ने डिमांड किया था 10 यूनिट, मिस्टर बी ने डिमांड किया था 20 यूनिट्स। तो इनकी जो यूनिट्स हैं वो आपस में जुड़ गई 30 यूनिट्स। तो यहां पर ये 30 यूनिट्स को डिमांड कर रहा है 10 रुपए में। तो ये मार्केट डिमांड हो गई। तो आपने क्या देखा कि सेम प्राइस पे मिस्टर ए 10 यूनिट कर रहा था, सेम प्राइस पे मिस्टर बी 20 यूनिट कर रहा था। मार्केट डिमांड क्या होगी? इन दोनों की डिमांड, इन दोनों की क्वांटिटीज को हम जोड़ देंगे तो वो 30 यूनिट के बराबर होगी, जो कि मार्केट डिमांड है सेम प्राइस पे। दिस इज नोन एज मार्केट डिमांड। ना तो जो सेकंड डिमांड है वो है एक्स एंड डिमांड या एक्स पोस्ट डिमांड। एक्स इंट का मतलब होता है विशेस टू बाय। कंज्यूमर तो बहुत सारी यूनिट्स को बाय करना चाहता है, लेकिन एक्चुअली क्या एबिलिटी या विलिंगनेस टू पे है उसके पास? अगर नहीं है तो उसकी विश ही रह जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 कार्स खरीदना चाहता हूं तो ये मेरी विश है, मैंने ऑलरेडी अभी इसको परचेज नहीं किया। आई विश टू परचेज 5 कार्स। कोई भी कंपनी ले लो, सस्ती बदली कोई भी, एडिट कर देना इसको, काटा नहीं। तो 5 कार्स। अब मेरे पास क्या एबिलिटी टू पे है? क्या मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं 5 कार खरीद पाऊं? नहीं, शायद नहीं। तो मैं क्या करूंगा? मैं एक्सपोस्ट डिमांड का मतलब होता है रियलिटी में मैं एक ही कार खरीद रहा हूं। तो एक्स एड का मतलब होता है विशेस टू बाय। कंज्यूमर कितना विश कर रहा है कि वो परचेस कर लेगा, एक्चुअली किया नहीं है अभी उसने। और एक्सपोस्ट डिमांड का मतलब होता है एक्चुअल में कितना वो परचेस कर रहा है आफ्टर विशिंग। दिस इज एक्सपोस्ट डिमांड। नाउ जो पहला टॉपिक डिमांड का, सेकंड टाइप्स ऑफ डिमांड मैंने बता दिया आपको। थर्ड जो डिमांड है वो है जॉइंट डिमांड। जॉइंट डिमांड का मतलब होता है साथ में यूज करना, या ऐसे गुड्स जो एक दूसरे के साथ ही यूज किए जाते हैं, जैसे कार एंड पेट्रोल। तो कार एंड पेट्रोल दो एक
दूसरे को कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूज में आ रहे हैं। तो कार अगर और पेट्रोल साथ में ही यूज किए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट डिमांड। तो अगर डिमांड कार की हम बढ़ाएंगे तो हमें पेट्रोल की भी डिमांड को बढ़ाना पड़ेगा, साइमल्टेनियसली दे विल इंक्रीज। नाउ फोर्थ जो डिमांड है वो डेराइव डिमांड है। डेराइव डिमांड का मतलब होता है कि जब किसी भी कमोडिटी को हम परचेज करते हैं और उसकी वजह से हमें दूसरी कमोडिटी को लेना पड़ जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं कंप्यूटर परचेज करता हूं तो कंप्यूटर में मैंने सीपीयू ले लिया, लेकिन उसकी वजह से मुझे क्या खरीदना पड़ जा रहा है, माउस, कीबोर्ड। तो ये डेराइव डिमांड है। मैंने कंप्यूटर खरीदा, उसकी वजह से मुझे क्या लेना पड़ जा रहा है, क्योंकि मैं कंप्यूटर इंडिविजुअली कैसे यूज करूंगा, भाई मुझे माउस की भी जरूरत होगी, मुझे कीबोर्ड की भी जरूरत होगी, हो सकता है मुझे वेबकैम की भी जरूरत हो, तो मैं क्या करूंगा, उसको परचेज करूंगा। तो कंप्यूटर की डिमांड करने की वजह से मैंने किसकी डिमांड को बढ़ा दिया, मैंने माउस की डिमांड को बढ़ा दिया, मैंने कीबोर्ड की डिमांड को बढ़ा दिया। तो ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये डेराइव डिमांड है। जब मैंने डिमांड करी कंप्यूटर की तो ऑटोमेटिकली मैंने माउस की भी डिमांड साइमल्टेनियसली साथ में ही की। तो जो अगला टाइप ऑफ डिमांड है वह कंपोजिट डिमांड। कंपोजिट डिमांड का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड या ऐसे गुड्स की डिमांड जिसके बहुत सारे यूजेज हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे काम हो सकते हैं। जैसे पहली चीज तो लाइटिंग के लिए, प्रॉपर तो इसी के लिए है, लेकिन दूसरा हम कुकिंग भी कर सकते हैं। तो इनकी नॉर्मली जो डिमांड होती है वो हाई होती है क्योंकि इनके बहुत सारे यूजेज होते हैं, तो डिमांड इनकी हमेशा हाई रहती है। तो जो अगला टॉपिक है वो है शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व। शिफ्ट वर्ड से ही आप समझ रहे होंगे कि अपनी जगह को छोड़ देना। तो डिमांड कर्व कहीं ना कहीं अपनी जगह को छोड़ गया तो राइटवर्ड शिफ्ट होता है या तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है। अब क्यों होता है सबसे पहले तो ये जानेंगे। शिफ्ट इस वजह से होता है क्योंकि प्राइस कांस्टेंट होता है। क्या कांस्टेंट होता है, प्राइस कांस्टेंट होता है, और उसको जो अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड है, अदर फैक्टर्स में कौन कौन सा हो गया, बाय इनकम ऑफ द कंज्यूमर, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर प्राइस, और बहुत सारे हैं जो कि वो क्या होंगे, वो चेंज होंगे और उसकी वजह से होगा। तो मैं सबसे पहली चीज क्या करूंगा, मैं प्राइस को कांस्टेंट कर दूंगा। तो अभी ग्राफिकल वे में समझते हैं कि ये चीजें कैसे होती हैं। भाई मैंने क्या किया, मैं बेसिक सबसे पहले बनाऊंगा, क्वांटिटीज हो गई और ये हो गया, ये ओरिजिन हो गया। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये आपको पता ही है। अब भाई मैंने प्राइस को क्या किया, मैंने प्राइस को ले लिया 100 रुपए और यूनिट्स मैंने ली 2, 100 रुपए में 2 यूनिट्स। अब इसको सबसे पहले समझने की कोशिश करिए कि मैं इनिशियली कुछ भी ले सकता हूं प्राइस, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं हो तो मैं 10 भी ले सकता था, 5 भी, मैंने यहाँ 100 ले लिया। 100 में 2 यूनिट्स है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अदर फैक्टर्स चेंज होने की वजह से, जैसे इनकम की कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई तो उसने क्या किया, उसने डिमांड को बढ़ा दिया, लेकिन मार्केट में प्राइस अभी भी वही प्रिवेल कर रहा है पर यूनिट। तो क्या होगा, जब कभी भी डिमांड बढ़ेगी और प्राइस कांस्टेंट होगा तो डिमांड का हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होगा। इंक्रीज इन डिमांड हमेशा राइटवर्ड को शो करेगा। मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं, यहां पे देखिए, यहां पे स्ट्राइक किया, ये 4 यूनिट्स को बता रहा है। देखो 100 रुपए पे 2 यूनिट्स ले रहा था और 100 रुपए पे अब वो 4 यूनिट खरीद पा रहा है। तो कितना इंक्रीज हुआ, 2 यूनिट्स का इंक्रीज हुआ, 2 से 4, तो चेंज इन यूनिट्स कितना है, डिमांड तो 4 हो गए, 2 हो गए। दिस इंक्रीज टू द राइट or shift to the right of demand curve from DD to DD2 is known as increase in demand। तो अब अगला जो डिक्रीज इन डिमांड को देखते हैं। तो डिक्रीज इन डिमांड का मतलब होता है डिमांड का कम हो जाना। कब कम हो जाना, अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से। प्राइस अभी भी सेम ही रहेगा। तो जब कभी भी ग्राफ में कुछ चेंज होता है या डिक्रीज होता है तो वो हमेशा लेफ्ट में डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। पहले मैं इनिशियल यही लूंगा DD जो मेरा ओरिजिन था पहला, फिर मैं क्या करूंगा, मैंने डिमांड कर्व को कहीं ना कहीं लेफ्टवर्ड शिफ्ट कर दिया। आप देखो यहाँ पर ये प्राइस की लाइन इसको कहां बाइसेक्ट कर रही है, यहाँ पर कर रही है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से एक लाइन मैंने ड्रॉप कर दी, 1 यूनिट को शो कर दी। तो देखो सेम प्राइस पे जब अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड कर्व DD से DD1 की तरफ शिफ्ट हो गया तो क्वांटिटी 2 से 1 हो गई। दिस इज नोन एज डिक्रीज इन डिमांड। डिक्रीज इन डिमांड, इसका मतलब है कि सबसे पहले जान लेते हैं कि शिफ्ट इन डिमांड कर्व, मूवमेंट अलोंग डिमांड कर्व में डिफरेंस क्या है। शिफ्ट इन डिमांड कर्व का मेन रीजन है प्राइस कांस्टेंट होना और अदर फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट कर रहे हैं, अदर फैक्टर्स जो डिमांड को इफेक्ट करते हैं वो क्या होंगे, वो चेंज हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड
मूवमेंट इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। इसमें हम क्या करते हैं, प्राइस को चेंज करते हैं और अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं। ग्राफिकली समझिए, डिमांड का डाउन स्लोप है। अब मैं सबसे पहले एक इनिशियल प्राइस और एक इनिशियल क्वांटिटी को ले लूंगा। मैंने प्राइस को ले लिया 100 रुपए और मैंने इनिशियल क्वांटिटी को ले लिया 5 यूनिट्स। ये मुझे इनिशियली लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ बोल रहा है मैंने यहाँ पर बताया कि प्राइस जो होंगे वो चेंज होंगे, तो मैंने प्राइस सबसे पहले बढ़ा दिया। अब प्राइस बढ़ने की वजह से क्वांटिटी आपको पता है कि कम हो जाएगी, तो प्राइस बढ़ गया 150 और क्वांटिटी हो गई 4 यूनिट। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये दिख रहा है कि देयर इज कॉन्ट्रैक्शन इन द डिमांड। दिस पार्ट, दिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 1 यूनिट फ्रॉम 5 to 4 is known as contraction of demand। आप प्राइस को, अब इनिशियल प्राइस को 100 ही लेंगे अभी, तो आप हम प्राइस को ड्रॉप करेंगे। देखो हमने प्राइस को ड्रॉप किया, मान लो 50 कर दिया हमने, और हम क्वांटिटी अब खरीद पा रहे हैं 8 यूनिट्स। तो अब यहाँ पर क्या दिख रहा है कि जब प्राइस 100 से 50 की तरफ आ रहा है, डाउनफॉल हो रहा है, तो क्वांटिटी किधर बढ़ रही है, 5 से 8 की तरफ, तो 3 यूनिट्स इंक्रीज कर गई ड्यू टू चेंज इन प्राइस। अदर फैक्टर्स हैव बीन कांस्टेंट। दिस इंक्रीज इज नोन एज एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर डाउनवर्ड स्लोप क्यों करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, वो इसलिए करता है या तो डिमांड कम हम करते हैं, या तो प्राइसेस ज्यादा हो जाते हैं तो परचेज नहीं कर पाते, एंड वाइस वर्सा, मतलब प्राइसेस अगर गिर जाते हैं तो ज्यादा डिमांड करते हैं। इसलिए नेगेटिव कोरिलेशन को शो करता है कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी कम होगी। अच्छा, रीजंस क्या, तो जो पहला पॉइंट है वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। डिमिनिशिंग का मतलब कम होना, मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन। तो जब कभी भी किसी कमोडिटी को हम एडिशनल यूनिट्स कंज्यूम करते हैं किसी भी कमोडिटी की, तो हर एक बार उसका सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं गिरता चला जाता है। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या है, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है mu जब p के बराबर होता है। इसका मतलब अगर कोई कस्टमर है जो कि सेटिस्फैक्शन ड्राइव कर रहा है किसी कमोडिटी से और उसके लिए प्राइस दे रहा है, तो उसका प्राइस कम से कम उस सेटिस्फैक्शन के बराबर होना चाहिए, mu के बराबर होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पर ये मान लीजिए 20 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको हो रहा है और अगर वो 10 रुपए दे रहा है, तो ये तो फेवरेबल कंडीशन हुई। ये कंडीशन क्या शो कर रही है, यहाँ पर ये शो कर रही है कि mu इज ग्रेटर देन p। इसका मतलब सेटिस्फैक्शन ज्यादा हो रहा है और पैसे उसको कम देने पड़ रहे हैं। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेटिस्फैक्शन 10 हो रहा है और 10 रुपए दे रहा है, तो यहाँ पर क्या है, mu इज इक्वल टू p। इसका मतलब है इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो यहाँ पे भी कंज्यूम करेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर देखते हैं 8 यूटिल्स ऑफ सेटिस्फैक्शन हो रहा है और 10 तो वो प्राइस दे रहा है, तो ये कौन सी कंडीशन हुई, ये कंडीशन में प्राइस ज्यादा हो गया लेकिन सेटिस्फैक्शन कम है। भाई पैसा उसने दिया लेकिन सेटिस्फैक्शन उसको कम हुआ जितना दिया उसने, तो यहाँ पर वो कंज्यूम नहीं करना चाहेगा। अब आते हैं, ये तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट है। अब मैं आता हूं कि ये प्राइस और क्वांटिटी पे कैसे इफेक्ट डालता है। अब मैं इसी को देखता हूं कि अगर मान लो मार्जिनल यूटिलिटी 8 है और अगले पॉइंट पे प्राइसेस कम हो गया, 5 हो गया, तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सेटिस्फैक्शन उसको सेम मिल रहा है लेकिन प्राइसेस कम हो गए। कितने हो गए, 5 रुपए हो गए। अब ये 5 रुपए जो फॉल किया है, कितना फॉल किया है, 5 रुपए फॉल किया। क्या क्या फॉल किया, प्राइस फॉल किया 5 रुपए से। अब कहीं ना कहीं जब वो 10 रुपए दे रहा था उसी कमोडिटी के लिए वो 5 रुपए दे रहा है, तो 5 रुपए पर यूनिट उसने बचा लिए। अब वो जो 5 रुपए पर यूनिट बचा लिए, उस पैसे से वो क्वांटिटी डिमांड ज्यादा कर लेगा। तो यहाँ पर देखो किसको जस्टिफाई कर रहा है, ये सेकंड वाले पॉइंट को जस्टिफाई कर रहा है कि 5 रुपए अगर गिरा तो क्वांटिटी वो ज्यादा परचेज कर पा रहा है। जो सेकंड पॉइंट है वो है इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट का मतलब होता है कि इनकम पे क्या इफेक्ट आता है अगर किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस हो जाए। मान लो उस कमोडिटी की इनिशियल जो प्राइस थे वो 10 रुपए थे पर यूनिट, ठीक है, अब वही ड्रॉप होके 8 रुपए हो गए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देयर इज अ डिक्रीज इन द प्राइस, और उस प्राइस की वजह से चेंज कितना हुआ, प्राइस 2 रुपए। अब ये 2 रुपए या तो वो सेव कर लेगा या तो वो कंजम्पशन में लगा देगा। अगर वो सेव ना करके कंजम्पशन में लगा दे तो क्या करेगा, वो डिमांड ज्यादा करेगा, इसका मतलब क्वांटिटी ज्यादा परचेज कर पाएगा। तो तुमने यहाँ क्या देखा कि प्राइस ड्रॉप हुआ,
जिसकी वजह से क्वांटिटी वो ज्यादा परचेज कर पाया, क्योंकि गिवन इनकम में कहीं ना कहीं उसने अपने पैसे सेव कर लिए। उसको वो सेव भी करता था लेकिन उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, तो अब वो क्या करेगा, उसको परचेज ज्यादा करेगा। तो यहाँ प्राइस कम होने की वजह से क्वांटिटी वो ज्यादा परचेज कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड अब दूसरे यहाँ पर देख लीजिए, अगर प्राइसेस बढ़ जाए, मान लो इनिशियल प्राइस उसका 10 रुपए था, अब वो प्राइस कितना हो गया है, अब वो प्राइस 12 रुपए हो गया है। तो क्या हुआ यहाँ पर देखने को ये मिल रहा है कि कहीं ना कहीं प्राइस जो है वो बढ़ गया है। कितने से बढ़ गया भाई, 2 रुपए से बढ़ गया। अब 2 रुपए से जब वो बढ़ गया पर यूनिट के हिसाब से, तो कहीं ना कहीं वो एडवर्स इफेक्ट डालेगा उसकी इनकम पे। अब उसकी गिवन इनकम पे वो कम परचेज कर पाएगा क्योंकि वो चीज महंगी हो गई है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ये हुआ कि जब प्राइस बढ़ गया और इनकम उसकी उतनी है तो उसकी डिमांड खुद पर खुद गिर जाएगी, क्योंकि अगर इनकम ज्यादा होती तो वो ज्यादा परचेज कर लेता हाई प्राइस पे, लेकिन इनकम तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट इनकम पे प्राइस ज्यादा होने की वजह से क्वांटिटी को कम परचेज करेगा। फिर हम यहाँ पर आगे जो इसको जस्टिफाई कर रहा है कि भाई डाउनवर्ड स्लोप है, क्यों, देखो प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी कम हो गई, इनवर्स रिलेशन को शो कर रही है, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोप होता है। नाउ जो अगला पॉइंट है वो है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की जब हम बात करते हैं, सबसे पहले दो सब्स्टिट्यूट ले लेते हैं जो कि परफेक्टली सब्स्टिट्यूट है एक दूसरे के, चाय और कॉफी, और इनके प्राइसेस को ले लेते हैं कि इनके प्राइस क्या है। मान लो इसका भी 10 रुपए प्राइस है, इसका भी 10 रुपए प्राइस है, तो कंज्यूमर यहाँ पर जिसको जो चीज पसंद होगी सेम प्राइस में अवेलेबल है, जिसको चाय पसंद होगी चाय पिएगा, या जिसको कॉफी पसंद होगी वो कॉफी पिएगा। अब मान लो कि इस समय जैसे विंटर्स है, चाय के दाम बहुत बढ़ गए, 12 रुपए हो गए। अब कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, अब ये डिमांड चाय की गिरा देगा, क्यों, क्योंकि हायर प्राइसेस पे डिमांड कम हो जाएगी। अब वो कॉफी की तरफ चला जाएगा, और कॉफी क्योंकि अभी भी 10 ही रुपए है, तो कॉफी के कंजम्पशन को कहीं ना कहीं बढ़ा देगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर टी को लेते हैं, टी के प्राइसेस देखो जब 10 से 12 रुपए हो गए तो क्वांटिटी उसकी कम परचेज हुई, क्योंकि लोग कॉफी की तरफ चले गए। अब जितना यहाँ पर मान लो 10 यूनिट ऑफ कप बिकना चाहिए था, अब वो 8 यूनिट हो गया, क्योंकि दो लोग इधर चले गए, तो प्राइस ज्यादा होने की वजह से क्वांटिटी गिर गई, और इसी वजह से डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व शो करता है, एंड वाइस वर्सा। तो अब जो अगला पॉइंट है वो है इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। अब इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स का मतलब होता है कि नए कस्टमर या कंज्यूमर मार्केट में और ज्यादा डिमांड कर रहे हैं। कब कर सकते हैं, देखो सबसे पहले भी एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हम ले लेंगे कि राइस था जो कि 500 रुपए पर केजी था, राइस 500 पर केजी। अब ये जो है वो हाई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या हाई इनकम पीपल जो है वही परचेज कर पा रहे थे, तो उनकी डिमांड उतनी ही स्थिर थी, स्टेबल थी। अब क्या हुआ, इसकी प्राइसेस अचानक से 200 रुपए पर केजी हो गया। तो अब ऐसे कस्टमर जो पहले नहीं परचेज कर पा रहे थे जब प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, अब प्राइस कम होने की वजह से वो परचेज कर पाएंगे, बहुत ज्यादा डिमांड कर पाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर प्राइस फॉल कर गया, देखो यहाँ 300 रुपए पर केजी फॉल किया प्राइस, तो कस्टमर डिमांड ज्यादा करेगा, क्यों, क्योंकि भैया जो पहले कस्टमर थे वो थोड़े से इनकम लेवल में इतना ज्यादा अच्छे नहीं थे, तो 500 रुपए पर केजी नहीं खरीद पा रहे थे, लेकिन अब 200 रुपए पर केजी हो गया, प्राइसेस कम हो गए उसी कमोडिटी के। तो क्या है कि जो लो सेक्शन ऑफ इनकम पीपल है वो कहीं ना कहीं परचेज ज्यादा करेंगे या डिमांड कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, डिमांड को बढ़ा दिया। अब डिमांड बढ़ गई, देखो प्राइस फॉल होने से डिमांड बढ़ गई, तो ये क्या दिखा रहा है कि इनवर्स रिलेशन है दोनों में, इसी वजह डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है। Now several uses of commodities, एक कमोडिटी के बहुत ज्यादा यूजेस होना। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या क्या कर सकते हैं, या तो हम लाइटनिंग कर सकते हैं, मेन पर्पस तो यही है लाइटनिंग के लिए यूज होना। सेकेंडली हमने जो पर्पस बना लिए हैं वो कुकिंग भी कर लेते हैं इंडक्शन वगैरह लगा के। तो अब सबसे पहले क्या है, कुकिंग कब कर पाएंगे, जब ये इलेक्ट्रिसिटी दाम सस्ते होंगे। तो दाम पहले मान लो कि 10 रुपए पर यूनिट था, 10 रुपए पर यूनिट था दाम इसका, अब वो इंक्रीज करके 20 रुपए हो गया है पर यूनिट। तो जब 10 रुपए था तो हम दोनों चीजों में यूज कर रहे थे, क्योंकि हमें सस्ता पड़ रहा था, तो हम लाइटिंग भी कर रहे थे, कुकिंग भी कर रहे थे। तो मान लो 100 यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे थे हर महीना, तो हमारी जो डिमांड थी वो कितनी थी, 100 यूनिट थी। इसका मतलब क्यों कितना हो गया तुम्हारा, 100 हो गया क्वांटिटी, और प्राइस कितना था तुम्हारा, प्राइस तुम्हारा 10 रुपए था। अब कहीं ना कहीं प्राइसेस बढ़ गए, प्राइसेस बढ़ के 20 रुपए हो गया, तो नया प्राइस तुम्हारा क्या है, नया प्राइस तुम्हारा 20 रुपए है। आप क्या करोगे, अब तुम तो क्योंकि महंगा हो गया है तो तुम ऐसी जगह पे ही इलेक्ट्रिसिटी को यूज करोगे जो कि
मेन पर्पस था, सेकेंडरी चीजें छोड़ दोगे तुम एलपीजी की तरफ शायद चले जाओगे, और एलपीजी तुम्हें सस्ती पड़ेगी कि मैंने कुकिंग को यहाँ पर हटा दिया, क्योंकि अब मुझे महंगा पड़ रहा है खाना बनाना बिजली से। तो अब मैंने क्या किया, आप पहले 100 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, आप लाइटली खाली कर रहे थे तो 50 यूनिट्स कंज्यूम करेंगे। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि क्वांटिटी जो थी पहले वो 100 यूनिट्स थी, अब वो 50 यूनिट्स पे आ गई है। तो क्वांटिटी में चेंजेस कितने आए, क्वांटिटी कितने से गिर गई, क्वांटिटी 50 यूनिट से गिर गई। अब प्राइसेस कितने बढ़े भाई, पहले प्राइसेस थे 10, अब हो गए हैं 20, तो कितना प्राइस बढ़ गया भाई, प्राइस 10 रुपए बढ़ गया। ये इनवर्स रिलेशन को शो कर रहा है, जब प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो क्वांटिटी कम हो रही है, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोप ऑफ डिमांड कर्व दिखाई देता है।